नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। पंकज कुमार जी हैं, अनुज कुमार हैं, सचिन त्रिपाठी हैं और शिवांग सिंह हैं। भरत भोला साहनी जी हैं, अमन यादव हैं, किरण हैं, आशा रानी हैं, प्रदीप जी हैं हमारे साथ, अभिषेक सिंह जी हैं, ठीक है ना, और शीना जी हैं, गौरव हैं, नेहा भटनागर जी हैं, अनुज कुमार हैं, अभय कुमार जी हैं, सुषमा हैं, शिवम हैं, प्रवीण हैं, पूनम सेन हैं, अतुल निषाद हैं, रुचि जायसवाल हैं, विष्णु हैं, आनंद हैं, कुलदीप जी हैं, प्रदीप जी हैं, आरती हैं, गौरव हैं, सुरेंद्र जी हैं, उत्कर्ष जी हैं, दीक्षा हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे तो मैं आप सभी का नाम लेता रहा, तो हो सकता है पूरी क्लास आपके नाम लेने में ही निकल जाए। ठीक है बच्चों, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत अच्छा मैं आज भी नहीं हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आएगी आपको, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, है ना। अब आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी और वो आ जाएंगी, क्योंकि देखो हर एक शिक्षक का अपने पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, इस बार लगभग 500-600 दरोगा हमारे सम्मान समारोह में आए। सेलेक्ट होने वालों की संख्या बहुत अधिक थी, है ना। और आपने उसमें देखा होगा कि शुरुआती जो 4 5 6 7 दरोगा जितने भी बोले, उन्होंने एक ही बात बोली कि पॉलिटी वास्तव में उनकी ऐसी हो गई कि उन्होंने कभी जीवन में सोचा नहीं था। इससे पहले अगर उन्होंने पॉलिटी पढ़ी थी तो रटते थे वो लिटरली। पॉलिटी में जीना उन्होंने पहली बार सीखा जब वो रोजगार विद अंकित में आए, और उन्होंने इस बैच में विनायक 2.2 बैच था वो जो है, तो उन्होंने उसमें जब पॉलिटी पढ़ी तो तब उन्होंने पॉलिटी को वास्तव में जिया और सीखा। ठीक है, इसके अलावा मैंने जीएस के प्रैक्टिस सेट भी चलाए थे, तो उन जीएस के प्रैक्टिस सेट में भी ठीक है उन्होंने कई जो दरोगा जो रैंक होल्डर थे, उन्होंने कहा कि हमारी रैंक ही जीएस की वजह से आई है, हमारी रैंक ही आई है जीएस की वजह से। जीएस का बहुत बड़ा योगदान है हमारी रैंक को लाने में। ठीक है, तो आप विश्वास रखिए, अभी आप नए हैं बिल्कुल, है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा। धीरे 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 आप जो है ना बच्चे, ठीक है, इसमें जीना सीख जाएंगे और आपको बहुत आनंद आने लग जाएगा। क्लियर है? आइए, तो हमने क्रिप्स मिशन के बारे में बातचीत कर ली थी, अब हम कैबिनेट मिशन के बारे में बातचीत करेंगे। अब हो क्या गया है बच्चे कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने पहले से ही बोल दिया था ना कि हम युद्ध की समाप्ति के बाद एक संविधान सभा का गठन करेंगे जो कि भारतीयों से मिलकर ही बनेगी और वह भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। तो अंग्रेजों को अपनी प्रॉमिस तो फुलफिल करनी थी और दूसरे एक अच्छे एंड पर उनको छोड़कर जाना था। ठीक है, उनको ऐसे छोड़कर नहीं जाना था कि चीजें खराब हो जाए, तो एक बहुत बेहतर बॉन्ड, है ना, बॉन्ड पर बेटा उनको छोड़कर जाना था कि जिससे कि आगे जाकर भी वह भारत से अपने आर्थिक हितों की पूर्ति कर सके, भारत से अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। तो इसी उद्देश्य के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन, अच्छा आपको पता है कि इसे कैबिनेट मिशन क्यों बोला जाता है? आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं कि भाई अगर हम इसे कैबिनेट मिशन बोलते हैं तो इसके पीछे क्या कहानी है, इसे क्यों कैबिनेट मिशन बोला जाता है? तो भाई इसके पीछे की कहानी यह है, सब लोग बहुत अच्छे से सुन लेना, कि उस समय ब्रिटिश सरकार में जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, वह कैबिनेट स्तर के मंत्री इस मिशन को लेकर आए। मतलब इस मिशन के 3 सदस्य हैं मेरे प्यारे बाबू, और इस मिशन में जितने भी 3 सदस्य हैं, जो भी 3 सदस्य हैं, वह सभी ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। तो इसलिए इसको कैबिनेट मिशन बोला जाता है। क्लियर है? अब कैबिनेट मिशन का मतलब यह है कि बस ये समझ लेना कि इस मिशन को इसलिए कैबिनेट मिशन कहा जाता है, मैं लिख देता हूं इस बात को कि इसलिए कैबिनेट मिशन कहा जाता है इसलिए इसको बेटा कैबिनेट मिशन कहा जाता है क्योंकि क्योंकि इसके सभी सदस्य
क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार में ठीक है कैबिनेट मंत्री थे। क्लियर है ना बच्चे? क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे सारे के सारे सदस्य ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं होगा बच्चे, है ना। चलिए, कैबिनेट मिशन इसलिए कैबिनेट मिशन कहा जाता है क्योंकि इसके सभी सदस्य ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। सारे सदस्य ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री, 3 सदस्य थे, इसलिए कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर 2 चीजें हैं कैबिनेट मिशन कि बच्चे, एक तो ये देखो, ये जो मिशन है ना, ये एक प्रस्ताव है। जैसे मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। ठीक है, मान के चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप 4 स्टूडेंट मेरे पास आए एक प्रस्ताव लेकर कि साहब, हमारा ये मानना है कि आप अगर राष्ट्रपति से शुरू करते तो बहुत मजा आता, क्योंकि संघ की कार्यपालिका एक ऐसा टॉपिक होता है जो क्लास के क्लास में याद होता है, सरल भी होता है और उसमें बहुत मजा भी आता है। ठीक है, मेरे पास प्रस्ताव लेकर आते आप, तो फिर मैं इस प्रस्ताव को पढ़ता और मैं इस प्रस्ताव को पढ़ने के बाद इस पर अपना विचार विमर्श देता और मैं आपसे कहता कि नहीं बच्चे, पॉलिटी को बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहिए। बेशक उसके कुछ क्लासेस शुरुआती आपको कठिन लगेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है अभी, तो आप जितना डिटेल में पढ़ लोगे उतना आपका फायदा है। क्लियर है? तो ऐसे ही भैया, ये कैबिनेट प्रस्ताव जो आया, ये क्यों आया? ये आया भैया भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कैबिनेट मिशन आया, ये एक प्रस्ताव लेकर आया। ये जो कैबिनेट मिशन आया मेरे प्यारे बच्चे, ये एक रेजोल्यूशन, ये एक प्रस्ताव लेकर आया। और ये क्या रेजोल्यूशन लेकर आया, क्या प्रस्ताव लेकर आया? ये प्रस्ताव लेकर आया भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करने हेतु, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सॉरी, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करने के लिए ये लाया। तो क्या भैया संविधान सभा का गठन इसी मिशन की सिफारिशों के आधार पर हुआ था? मैं कहूंगा हाँ जी। ठीक है, तो ये बात आपको अगले उसमें लिखनी है कि वास्तव में संविधान सभा का गठन इसी मिशन की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। अच्छा, अब ये जो मिशन है बच्चे, एक प्रस्ताव लेकर आया था। ये मिशन एक प्रस्ताव लेकर आया, एक रेजोल्यूशन लेकर आया यह मिशन। अब ये रेजोल्यूशन आया कब था, है ना? तो आप कहेंगे ये आया था जी 24 मार्च 1946 को। ठीक है, ये प्रस्ताव आया कब था जी? तो ये प्रस्ताव आया था 24 मार्च 1946 को। ये प्रस्ताव आया, जो 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री थे वह इसके 24 मार्च 1946 को दिल्ली लेकर आए। ठीक है, अब दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आने के बाद जब इन्होंने इसको खोला कि भाई इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, इसकी क्या क्या शर्तें हैं जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन होगा, तो इसलिए प्रस्ताव लाया तब और बच्चे प्रस्तुत किया गया। दोनों चीज हैं, प्रस्तुत किया गया। ठीक है, प्रपोज्ड, ये प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज हैं। जो 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री थे वो इसको लाए थे 24 मार्च 1946 को, और 24 मार्च 1946 को वो लेकर आ गए, लेकिन ये उस समय मेरे प्यारे बच्चे प्रस्तुत नहीं किया गया। ठीक है, इसको जो प्रपोज किया जाएगा प्रस्तुत, अब प्रस्तुत करने का मतलब है कि इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन होगा, वह कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनके आधार पर भारतीय संविधान सभा का
गठन होगा। ठीक है, तो ये जो प्रस्तुत किया गया है, ये किया गया है 16 मई 1946 को। ठीक है, 16 मई 1946 को ये प्रस्तुत किया गया। आ रही मेरी बात समझ में? अच्छा, अब ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको जाननी है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक, बहुत अच्छे से, कि इस मिशन के जो अध्यक्ष हैं वह भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। अध्यक्ष मीन्स, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है। देखो, जब कोई भी मिशन आता है या कोई भी बैठक होती है तो उस बैठक का एक संचालनकर्ता जरूर होता है, वह अध्यक्ष होता है। बात समझ में आ रही है? उसका एक संचालनकर्ता जरूर होता है, वह अध्यक्ष होता है। ठीक है, कोई भी मिशन से, कोई भी बैठक से उसका एक संचालनकर्ता जरूर होगा जो अध्यक्ष होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसके जो अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्ष का नाम है पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में लिख लेना इसको, इसके नाम को, पैट्रिक लॉरेंस के को। पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष है। क्लियर है? इस मिशन का ये अध्यक्ष है पैट्रिक लॉरेंस। ये क्लियर है ना आपको? तो ये जब अध्यक्ष है तो मैं इसे हटा देता हूं, इसका क्या मतलब? देखिए, ये अध्यक्ष है पैट्रिक लॉरेंस जो है, इस तरह से। अभी जो पैट्रिक लॉरेंस जो है, ये उस समय भारत राज्य सचिव है ब्रिटिश संसद में। और एक बात ध्यान रखना, जो भारत राज्य सचिव होता था उसको कैबिनेट स्तर का मंत्री का दर्जा मिलता था। मतलब आपको समझना है कि ये भारत राज्य सचिव एक पद है जो भारत के सभी मामलों को देखता है। भारत के जितने भी मामले हैं उन सभी मामलों का मुखिया भारत राज्य सचिव रहता है, इंग्लैंड में रहता है। उसकी एक काउंसिल होती है 15 लोगों की, और वह उस 15 लोगों की काउंसिल की मदद से काम करता है ना, उन 15 लोगों की काउंसिल की मदद से वह काम करता है। तो पैट्रिक लॉरेंस भारत राज्य सचिव है। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट। ठीक है, ये भारत राज्य सचिव है, ये जो है आपका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस इस मिशन की अध्यक्षता कर रहा है। तो मतलब इस मिशन की जितनी भी शर्तें हैं, जो भी इस मिशन में लिखा हुआ है, वह जो भी चीजें बोलेगा वह पैट्रिक लॉरेंस बोलेगा, है ना। तो जब वह इस मिशन को प्रस्तुत करेगा कि इसका क्या प्लान है, तो वह कौन करेगा? पैट्रिक लॉरेंस करेगा। लेकिन इसके अलावा चूंकि ये 3 सदस्यीय मिशन है, तो इसके जो सदस्य हैं ये तो हो गए अध्यक्ष, प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, ये तो हो गए अध्यक्ष, प्रेसिडेंट साहब। अब इसके जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, वह इसके अलावा 2 सदस्य और हैं जो इसके मेंबर्स हैं बच्चे। ठीक है, एक तो आप शौक हो जाओगे कि एक स्टेवर्ट क्रिप्स है जो तो आया ही आया है यहां पर, है ना। स्टेफर्ड क्रिप्स है जो कि आया ही आया है। स्टेफर्ड क्रिप्स है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? अब ये स्टेफर्ड क्रिप्स कौन सा है? सर याद आ रहा है कुछ, ये स्टेफर्ड क्रिप्स, अरे ये तो वही क्रिप्स मिशन वाला है ना। ये तो वही क्रिप्स मिशन वाला है जो 1942 में आया था और जो कह रहा था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, फिलहाल भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट हो जाएं, शामिल हो जाएं। ये वही है ना बच्चे? तो स्टेफर्ड क्रिप्स है। और इसमें एक है एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर। अब ये एवी अलेक्जेंडर जो है बच्चे, ए वी अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, तो इनके अपने रोल्स हैं। स्टेफर्ड क्रिप्स वही है बच्चे, बोर्ड ऑफ ट्रेड का सेक्रेटरी है, तो ये उसी हैसियत से आया है, सेक्रेटरी है ये किसका भैया? बोर्ड ऑफ ट्रेड का। तो मैं लिख देता हूं ये बात कि ये तो बोर्ड ऑफ ट्रेड का सेक्रेटरी है। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स। और जो एवी अलेक्जेंडर है, एवी अलेक्जेंडर आपका नेवी मिनिस्टर है। नेवी मिनिस्टर है एवी अलेक्जेंडर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन मेरे प्यारे बच्चे? क्या ये बात सभी को समझ में आई?
तो ये जो प्रस्ताव है, ये जो रेजोल्यूशन है, ये 24 मार्च 1946 को आया है ना। इसको प्रस्तुत किया गया है 16 मई को। ये डेट दोनों याद रखनी है, ठीक है। और ये इसके अध्यक्ष हैं और ये 2 इसके सदस्य हैं ना बच्चे, दूर दूर लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, अब यहां पर आप एक बात नोट कर लेंगे, बहुत जरूरी है कि पूछा जाता है और ये कई बार पूछा गया, कई बार कई एग्जाम्स में, कि भारतीय संविधान सभा का गठन, ठीक है भाई, किस एक समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ या किस एक मिशन के सुझाए गए सुझावों के आधार पर हुआ। तो जब भी कभी ये पूछा जाए तो आप क्या देना, इसी के आधार पर। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है ना, जो सिफारिशें दी गई थी, जो संस्तुतियां दी गई थी, उन्हीं के आधार पर हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा ठीक है ना, सुझाए गए, ठीक है ना, सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ, प्रस्तावों के आधार पर। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में आप लोग लिखना चाहें तो लिख लेना, आधार पर। द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन रिकमेंड्स बाई कैबिनेट मिशन। क्लियर है बच्चे? अब देखो हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में तो लिखना, ठीक है, नहीं जा रहा बच्चे, क्योंकि इससे बहुत समय लगेगा, तो मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, आप ये लिख लेंगे। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया और जितनी भी बार पूछा गया ऑब्वियस सी बात है उतनी बार आप यही लिखेंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब एक नेहरू का स्टेटमेंट था 1938 में, जरा याद करना कि नेहरू छाती ठोक के बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, मतलब अंग्रेजों का कोई रोल नहीं होगा, और ऐसी संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो। नेहरू बोल रहे थे ना 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कि भारतीय संविधान सभा का गठन, ठीक है, जो होगा बच्चे वह सार्वभौमिक प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर होगा और जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यही बोला। लेकिन क्या वास्तव में भारतीय संविधान सभा का गठन उसी बेस पे हुआ जैसा नेहरू ने बोला था? आप कहेंगे नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा जो रिकमेंड किए गई कंडीशंस थी, ठीक है, उनके आधार पर हुआ। तो सबसे पहली बात, कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? ठीक है, शर्तें लिखेंगे आप, कंडीशंस वो ज्यादा बेहतर है। तो कैबिनेट मिशंस की कंडीशंस क्या क्या थी, ठीक है ना, या फिर ये जो मिशन है, ठीक है, ये जो मिशन है, ये जो प्रस्ताव है, ठीक है बच्चे, इसका प्रोविजंस क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है जिनके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। प्रोविजंस क्या है जिनके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। मेरी बात समझना कि इस मिशन की कंडीशंस क्या है, ये जो मिशन आया है इसकी कंडीशंस क्या है, इसकी प्रस्ताव के, ठीक है, बारे में क्या क्या प्रावधान है जिसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो सबसे पहली बात, ठीक है, जो कई बार पूछी गई कि इस मिशन ने मुस्लिम लीग की जो स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग थी ना, क्योंकि देखो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को उठाया था कि भाई हमें तो स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए, है ना, और क्रिप्स मिशन ने मना कर दिया, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया। यहां पर भी कैबिनेट मिशन ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो अब मुस्लिम लीग मान गई क्या? और अगर अब मुस्लिम लीग मान गई तो भैया क्यों मान गई मुस्लिम लीग? इसके पीछे के कारण क्या है कि मुस्लिम लीग मान गई? तो फिर हमें पता चलता है क्योंकि यहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था। इसको बोलते हैं हम कम्युनल इलेक्ट्रोड मेथड को। तो जो कम्युनल इलेक्टोरल मेथड है, जब इसको स्वीकार कर लिया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को,
तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है मेरे प्यारे बच्चे जी, ठीक है। जब इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया मेरे प्यारे बच्चे, तो मुस्लिम लीग के मन में एक जो भावना थी जो उसे लगातार कचोट रही थी, ठीक है, बहुत हद तक मुस्लिम लीग उससे संतुष्ट हो गई कि चलो कोई बात नहीं, अगर पृथक पाकिस्तान नहीं मिला तो कम से कम सांप्रदायिक निर्वाचन तो मिल गया, कम्युनल इलेक्टोरल मेथड तो मिल गया। अब आप पूछेंगे कि साहब ये सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है? देखो धीरे धीरे आप टेक्निकल वर्ड को सीख रहे हैं, अभी आप बिल्कुल नए हैं ना, तो इसलिए अब देखो यहां पर एक शब्द आ गया कि भाई सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होती क्या है। तो बच्चे ऐसे ही प्रणाली है कि जिस भी क्षेत्र में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, तो वहां पर जब चुनाव होंगे तो उन चुनावों में खड़े होने वाला प्रत्याशी मुस्लिम ही होगा। जैसे आज आप देखते हैं कोई भी सीट एससी के लिए रिजर्व है या फिर कोई भी सीट एसटी के लिए रिजर्व है, तो वहां पर जो खड़े होने वाला प्रतिनिधि होता है वह उसी वर्ग से होता है, एससी या एसटी से, ठीक है। लेकिन वोट कोई भी कर सकता है, जो भी वोटर्स हैं वह वोट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पर क्या है कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है ना आज, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो भी सीट मुस्लिम बहुसंख्यक है और वो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व हुई है, तो वहां पर कैंडिडेट तो मुस्लिम खड़ा होगा ही होगा। और एक सरप्राइज करने वाली बात क्या है, केवल मुस्लिम ही वोट डाल सकता है। बात समझ में आ रही है? केवल मुस्लिम ही वोट डाल सकता है, किसी और दूसरे धर्म का व्यक्ति वोट नहीं कर सकता। किसी और दूसरे धर्म का व्यक्ति वोट नहीं कर सकता। तो बस ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में रखनी है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए कंडीशंस, ठीक है। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कंडीशंस इस मिशन की। तो सबसे पहले यहां पर देखना, इसने पृथक पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान, इस मिशन ने बेटा सेपरेट पाकिस्तान सेपरेट पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया, ठीक है बच्चे। तो ये कह देना, ये प्रश्न देखो, ये जो प्रश्न है ना, ये स्टेटमेंट में पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को, सेपरेट पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट कर लिया था, नहीं, इसने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर, ठीक है ना बच्चे, जो संविधान सभा का गठन होगा इस बात को स्वीकार कर लिया, परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया इसने। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को, ठीक है, जो कम्युनल इलेक्टोरल मेथड है इसको स्वीकार कर लिया। कम्युनल इलेक्टोरल मेथड है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति है, इसको स्वीकार कर लिया। इसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो अब ये जब बेटा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया, तो इसने मुस्लिम लीग को बहुत हद तक संतुष्ट कर दिया। मुस्लिम लीग को लगा कि अरे यार चलो ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, कि ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग को लगा कि इट्स ओके कि कम्युनल इलेक्टोरल मेथड को स्वीकार कर लिया है, तो जिन क्षेत्रों में मुस्लिम बहुसंख्यक है उन क्षेत्रों में हमारे ही पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि खड़ा होगा, और जब वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधि खड़ा होगा तो वो सिंपल सी बात है भैया, वही चुनाव जीतेगा और हम लोग अच्छा खासा बहुमत ले आएंगे, और फिर हम अंग्रेजों को मजबूर कर देंगे कि वो पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर ले, है ना भाई। अभी नहीं मान रहे तो अभी विरोध करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी चुपचाप सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो अंग्रेजों ने कही है कि हाँ भाई हम कम्युनल इलेक्टोरल मेथड दे देते हैं, तो अभी चुपचाप इसको स्वीकार कर लो, इसके बेस पे हम लोग बहुमत में आएंगे
और बहुमत में आने के बाद फिर हम अपनी खुद की संविधान सभा बना लेंगे, ये एक्चुअली उनका वो था, ठीक है, मोटिव था। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, तो इसने पृथक पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को इसने स्वीकार कर लिया। तो सबसे पहली बात यह है, सबसे पहला पॉइंट यह है कि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को मेरे प्यारे बच्चे स्वीकार किया गया, ठीक है। अब इसमें दूसरी शर्त क्या है, इसने इस तरह से बांटा कि इसने टोटल संविधान सभा के लिए 389 सीटें निर्धारित की। ये ध्यान रखना बच्चे कि भाई संविधान सभा में टोटल 389 सीटें होंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके प्रोविजंस बता रहा हूं कि संविधान सभा में टोटल 389 सीटें होंगी टोटल। अभी जो संविधान सभा में 389 सीटें होंगी, इनमें से बच्चे जो 296 सीटें हैं वह ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए, ठीक है, 296 सीटें। लेकिन अब ये 389 में से जो 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए होंगी, समझना, ठीक है। 389 में से जो 296 सीटें हैं, ये 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए होंगी बच्चे, इन सीटों पर इलेक्शन होगा। इलेक्शन आज आप देखते हैं बच्चे, दो तरह का इलेक्शन है। एक तो होता है लोकसभा और विधानसभा का, जिसको आप लोग बोलते हैं कि भाई ये डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है। इसमें क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है, ठीक है। एक लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। जनता जाती है, वोट करती है, और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। मतलब जिसको औरों से ज्यादा वोट मिले, अगर एक भी वोट फालतू मिला जिसको, तो वो जीत जाएगा। ये तो है बेटा डायरेक्ट इलेक्शन। ऐसे विधानसभा के चुनाव होते हैं कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र है, प्रत्येक विधानसभा से हर एक पॉलिटिकल पार्टी का भैया एक एक उम्मीदवार खड़ा होता है। मतलब कहने का मतलब है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपना उम्मीदवार वहां पर खड़ा करना चाहती है वो खड़ा होता है, या कुछ लोग निर्दलीय भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो खड़े होते हैं, जनता उनको वोट देती है, और उसके बाद फिर लास्ट में काउंटिंग होती है, और फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम से जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीत जाता है। मतलब बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कुछ है तो नहीं है ऐसा कि कुछ बहुत कठिन हो, नहीं भाई, ठीक है। तो भैया ये जो 296 ब्रिटिश भारत के प्रांत है, यहां पर इलेक्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन, कैसा इलेक्शन? इनडायरेक्ट, जैसे राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है बच्चे? लोकसभा के, राज्यों की विधानसभा के और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वोट देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए। तो उस तरह का इलेक्शन है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा 296 सीटों के लिए। अब 296 सीटों में से बच्चे, ठीक है, इनको भी दो भागों में बांट लेंगे, 292 और 4, इनको भी दो भागों में क्लासिफाइड कर लेंगे। 4 सीटें वो हैं जो 4 प्रांतों से आएंगी चीफ कमिश्नर के, और 292 सीटें वो हैं जो 11 प्रांतों से आएंगी गवर्नर के। ठीक है जी, क्लियर है? तो मैं इस 296 को यहां पर डिवाइड कर देता हूं आप लोगों की सुविधा के लिए कि 296 में से बेटा 4 सीट्स कहां से आएंगी? 4 प्रांतों से आएंगी। और ये जो 4 सीट्स 4 प्रांतों से आएंगी, मतलब हर एक प्रांत से एक एक सीट आएगी। तो 4 सीट मेरे प्यारे बच्चे 4 प्रांतों से आएंगी, हर एक सीट एक एक प्रांत से आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब 4 सीट 4 प्रांतों से, हर एक सीट एक एक प्रांत से आएगी। ठीक है, ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई, यहां तक कोई इशू तो नहीं बिल्कुल। अब ये जो प्रांत होंगे, यहां का मुख्य प्रशासक होगा चीफ कमिश्नर, तो इसलिए मैंने इसको सीसी लिख दिया, चीफ कमिश्नर। हिंदी में इसको मुख्य आयुक्त बोलेंगे, मतलब 4 ऐसे प्रांत, ठीक है, जिनका मुख्य प्रशासक जो होगा वो चीफ कमिश्नर होगा, जिनका एडमिनिस्ट्रेटर चीफ कमिश्नर होगा। तो 4 सीटें चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों से आएंगी, मतलब हर एक प्रांत से एक एक सीट होगी। यहां पर इलेक्शन होगा, लेकिन ये इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ सर, इलेक्शन होगा, ये बात सच है कि इलेक्शन होगा। यहां पर नॉमिनेशन नहीं होगा, यहां पर इलेक्शन होगा, लेकिन वो इलेक्शन डायरेक्ट ना होकर वो इलेक्शन कैसा होगा? इनडायरेक्ट। जैसे ठीक है, राष्ट्रपति का होता है कि हमने चुना पहले लोकसभा के सदस्यों को, राज्यसभा के सदस्यों को, बात समझ में आ रही है, विधानसभा के सदस्यों को, फिर उनने चुना राष्ट्रपति को। तो ये इनडायरेक्ट है कि जनता ने चुना अपने प्रतिनिधियों को, उन प्रतिनिधियों ने चुना अपने प्रतिनिधियों को, डेट इज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ऐसा इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, अब 296 से ये बची 292 सीट्स। ये जो 292 सीट है ये 11 प्रांतों से आएंगी। ग्यारह प्रांतों से आएंगे, ठीक है। और यहां पर बच्चे गवर्नर जनरल का शासन होगा। ये जो 11 प्रांत हैं इनमें गवर्नर का शासन होगा। ये गवर्नर के प्रांतों वाली,
ठीक है, जो 11 सीट है बच्चे ये वहां से आएंगे। ठीक है, तो इसने पृथक पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया, परंतु सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो कम्युनल इलेक्टोरल मेथड है उसको स्वीकार किया। संविधान सभा में टोटल सीटों की संख्या जो है, टोटल सीटों की संख्या बच्चे 389 होनी थी। 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आएंगी, जिन सीटों पर इलेक्शन होगा ये इंडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, अब कितनी सीटें बची, 296 इधर हो गई, तो बच्चे कितनी सीटें बची, 93। अब देखना 6 और 3 9, 9 9 18, ठीक है 93 सीटें। 93 सीटें जो है ये प्रिंसली स्टेट से आएंगी। ठीक है, आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे प्रिंसली स्टेट्स मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे देसी रियासतें। ठीक है, देसी रियासतें। तो यहां पर तो इलेक्शन होगा, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट देसी रियासतें जो सीटें आएंगी वहां पर मनोनयन होगा। जो सीटें बेटा देसी रियासतों से आएंगी वहां पर नॉमिनेशन होगा। मैं लिख देता हूं, वहां पर नॉमिनेशन होगा, वहां पर मनोनयन होगा प्रिंसली स्टेट से आने वाली सीटों के लिए मनोनयन होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसने पृथक पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को इसने स्वीकार किया। संविधान सभा में टोटल 389 सीटें हैं, 296 सीटें बेटा ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, इनमें से 292 4। अब 292 और 4 का मैंने पूरा डेटा आपको दे दिया, ये बात क्लियर है। अच्छा, मतलब इन पर तो बेटा इलेक्शन होगा इन सीटों के लिए, और इन सीटों के लिए प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है जहां पर राजे महाराजे नवाबों का शासन होता है, वो प्रिंसली स्टेट है। तो जहां पर राजे महाराजे नवाबों का शासन है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, या तो वो या वो किसी एक को चुनकर, है ना, चुनने का मतलब है किसी एक को मनोनीत करके नॉमिनेशन के माध्यम से वो संविधान सभा में भेज देंगे। तो दूसरा ये हो गया, लेकिन इसको अभी हम और आगे एक्सप्लोर करेंगे, अभी और आगे इसको समझेंगे जी। ठीक है ना, टोटल कितनी सीटें हैं, 389। अब समझना, तो ये बाबू संविधान सभा में टोटल 389 सीटें हैं, लिख लिया हमने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 सीटें हैं। इन 389 सीटों में देखो सबसे सिंपल है, जो 93 सीट है उनका डेटा 93 सीट्स, वो आएंगी 93 सीट्स कहां से भैया, देसी रियासतों से, देसी रियासतों से वो सीटें आएंगी। जो रियासतों के मुखिया हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स के चीफ हैं, रियासतों के मुखिया, और मेरे प्यारे बाबू इन रियासतों का मुखिया कौन होगा, तो इन रियासतों का मुखिया होगा, ठीक है, नवाब, राजा, महाराजा, ये रियासतों के मुखिया होंगे, नवाब, राजे, महाराजे। ठीक है, या तो बेटा वह स्वयं या अपने मध्य में से किसी एक को चुनकर संविधान सभा में भेज देंगे। अब जैसे प्रिंसली स्टेट है तो या तो वो स्वयं संविधान सभा में चले जाएंगे, है ना, या फिर वे अपने बीच में से किसी एक को चुनकर संविधान सभा में भेज देंगे। तो बेटा देसी रियासतें जो है, समझना, देसी रियासतें, ठीक है, रियासतों के मुखिया नवाब, राजा, महाराजा स्वयं, ठीक है, या तो बेटा स्वयं या अपने मध्य में से किसी एक को चुनकर संविधान सभा में भेजेंगे, किसी एक को नॉमिनेट करेंगे। यहां पर नॉमिनेट शब्द आना चाहिए, किसी एक को नॉमिनेट करेंगे, किसी एक को नॉमिनेट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ या ना बताएंगे। ठीक है बच्चे, संविधान सभा 93। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, 296 सीट, ठीक है, इन सीटों के लिए, 296 सीटों के लिए
देखिए अब हम डिटेल में बातें कर रहे हैं, और बच्चे देखो ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये कई बुक्स में भी नहीं है, कई बुक्स में भी नहीं, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, मेरी एक बुक आएगी, ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, और बहुत शानदार होगी वो। देखो उसमें आप देखेंगे कि पॉलिटी का निचोड़ होगा, है ना, क्योंकि इस बार पूरी उम्मीद है कि एक बहुत अच्छी लेवल की पॉलिटी पूछी जाए, तो उसमें पॉलिटी का एकदम निचोड़ होगा। तो ऐसी बुक होगी, पतली बुक होगी, हर एक क्वेश्चन के बाद उसमें क्वेश्चंस भी होंगे, हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर, उनकी एक्सप्लेनेशंस होंगी, और इतना सटीक, इतनी सरल भाषा में शायद आपने कभी पॉलिटी किसी दूसरी बुक में पढ़ी हो। ठीक है, तो अब ये 296 सीटें हैं, 296 सीटों को हम फिर से दो भागों में बांट देंगे। तो बच्चे 4 सीट चीफ कमिश्नर वाली, चीफ कमिश्नर वाली, और 11 सीट जो है वह गवर्नर वाली, ठीक है ना, गवर्नर वाली या गवर्नर जनरल वाली। ठीक है, अब यहां पर सवाल यह आता है कि आपसे यह पूछ ले कि भाई वो 11 प्रांत कौन कौन से हैं। ठीक है, वो 11 प्रांत कौन कौन से हैं जहां से 292 सीटों के लिए चुनाव होना था, या फिर वो 4 प्रांत कौन कौन से हैं चीफ कमिश्नर से जहां पर 4 सीटों के लिए चुनाव होना था। तो देखो वो 11 सीट आप कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। भारत में सबसे पहले अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित हुई, ठीक है, बंगाल, ठीक है, बंबई और मद्रास, ये 3 सबसे पुरानी प्रेसिडेंसी थी, तो ये होंगी बस। अभी 11 में से 3 ही हो गए, बंगाल, बंबई, मद्रास, क्योंकि ये सबसे पुरानी प्रेसिडेंसियां हैं भारत में अंग्रेजों की, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये तीनों प्रेसिडेंसियां तो होंगे ही होंगे, बंगाल, बंबई और मद्रास। इसके बाद बंगाल की बात हो बच्चे, तो आप 2 चीजों की ओर बात कर लेना, बिहार, उड़ीसा, और बिहार और उड़ीसा से लगा हुआ है असम भी, ठीक है, तो उसकी भी बात कर लेना, बिहार, उड़ीसा और असम। चलिए, क्या आप उत्तर प्रदेश को छोड़ सकते हो बच्चे? इन 11 प्रांतों में उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रांत नहीं होगा, मैं आपसे पूछता हूं भाई, बताइए, इन 11 प्रांतों में से उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा प्रांत नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य में कौन सा है? मध्य प्रदेश है, तो क्या मध्य प्रांत नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों होगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को उस समय कहा जाता था संयुक्त प्रांत, तो इसमें संयुक्त प्रांत आ गया, उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और फिर अगला आ गया आपका मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, ये सिंपल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश है वो होगा। तो उत्तर प्रदेश को उस समय हम बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, और मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत बोलते थे, ठीक है। क्या पंजाब शामिल नहीं होगा भैया? ठीक है, पंजाब भी शामिल होगा सर उन 11 प्रांतों में से, ऑब्वियस ही बात है, जहां पर गवर्नर या गवर्नर जनरल का शासन था, तो उनमें से, ठीक है। जैसे बंगाल में गवर्नर जनरल का शासन है, बंबई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, असम, इन सब में गवर्नर का शासन है, तो भाई ये भी शामिल होंगे, क्लियर है। अब इसके बाद आपका पंजाब आ गया, ठीक है। क्या सिंध नहीं आएगा? बिल्कुल बच्चे, सिंध भी आएगा, ठीक है ना, सिंध भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मांग को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, और जब पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो सिंध इसमें आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सिंध के साथ इसमें उत्तर पश्चिम प्रांत भी आएगा, उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, इसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत भी आएगा। उत्तर पश्चिमी प्रांत भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो देखेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 2 11। तो ये 11 प्रांत बच्चे वो हैं जहां पर गवर्नर या गवर्नर जनरल का शामिल शासन है। और टोटल इन 11 प्रांतों से बच्चे कितनी 292 सीट है के लिए चुनाव होंगे। अब ये 292 सीटों के लिए चुनाव होंगे, ये होंगे कैसे? क्या जनता डायरेक्टली वोट करेगी? मैंने मना कर दिया, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, जनता डायरेक्टली वोट नहीं करेगी, तो फिर चुनाव कैसे होंगे? तो इसमें ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चे कि इनकी जो प्रांतीय असेंबली के जो सदस्य हैं, ठीक है ना, इन प्रांतों में प्रांतीय असेंबली है, इन प्रांतीय असेंबली के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वह संविधान सभा के सदस्यों के लिए वोट करेंगे। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, वह संविधान सभा के मेंबर्स के लिए वोट करेंगे। जैसे राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोट नहीं करते, मेंबर्स के लिए वोट, तो प्रांतीय असेंबली के सदस्य बेटा वह संविधान सभा के सदस्यों के लिए वोट करेंगे। तो प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के द्वारा चुनाव होगा। तो ये कैसा चुनाव हुआ? क्या ये प्रत्यक्ष चुनाव हुआ?
क्या जनता ने इसमें पार्टिसिपेट किया? नहीं बच्चे, जो प्रांतीय असेंबली के चुने हुए सदस्य थे, प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया। और इसमें क्या था? कम्युनल इलेक्टोरल मेथड भी था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति भी थी। कुछ सीटें ऐसी थी जो केवल मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की गई और उनमें केवल मुस्लिम प्रतिनिधि खड़ा होता था, कुछ एंग्लो इंडियंस के लिए, कुछ सिखों के लिए, इस तरह से भी की गई थी। ठीक है ना बच्चे? अब ये 4 प्रांत है कमिश्नरी वाले, जहां पर चीफ कमिश्नर का शासन है। तो भैया ये कमिश्नरी वाले प्रांत कौन से हैं? तो जो आज की डेट में आपकी राजधानी है दिल्ली, वह इसमें शामिल था। ठीक है, चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों में दिल्ली शामिल था। ठीक है, और दिल्ली के साथ साथ अजमेर मारवाड़, अजमेर मारवाड़ इनको एक साथ बोला था, अजमेर मारवाड़ इनको शामिल था। ठीक है, तो दिल्ली शामिल था, दिल्ली के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे अजमेर मारवाड़ शामिल था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश बलूचिस्तान भी शामिल था। है ना? इसमें बेटा ब्रिटिश बलूचिस्तान भी शामिल था, और इसमें ठीक है कुर्ग भी शामिल था। कुर्ग कर्नाटक वाला क्षेत्र जो है, ये 4 प्रांत है, इसमें कुर्ग भी शामिल था। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? मतलब इतना तो भाई किसी भी किताब में भी नहीं दे रखा, इतना डिटेल में। बस आपको ये समझना, मतलब टोटल जो 389 सीटों का पूरा इतिहास है। कोई भी आपसे पूछे कि भाई बताओ, ठीक है, टोटल 389 सीट, तो आप कहेंगे सब 296 सीट जो है, ठीक है ना, वह 2 भागों में बटेंगी। 296 कैसे कैसे? वो आपसे पूछे कि भाई बताओ कैसे कैसे, कि 292 सीट, ठीक है ना, जो सॉरी 292 सीट जो 11 प्रोविंसेस से आएंगी, 292 सीट जो 11 प्रोविंसेस से आएंगी, माफ करना, 292 सीट बेटा जो 11 प्रोविंसेस से आएंगी, 11 प्रांतों से आएंगी, और 4 सीट बचे जो 4 प्रोविंसेस से आएंगी, जो 4 प्रोविंसेस से आएंगी, 4 प्रोविंसेस से आएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यहां तक आपको किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं होगा। क्लियर बच्चे? तो 292 सीट 11 प्रांतों से आएंगी, ये समझना बाबू। 292 सीट 11 प्रांतों से आएंगी, और वो 11 प्रांत ऐसे होंगे जहां पर गवर्नर का शासन होगा। वो बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी प्रांत होंगे। ठीक है, जो 4 सीटें आएंगी वो 4 प्रोविंसेस से आएंगी। बस सिंपल सी बात है, 4 सीटें 4 प्रोविंसेस से आएंगी, मतलब हर एक सीट से हर एक प्रांत से एक एक सीट आएगी, और वो 4 प्रांत है। अब ये जो है भैया, ये ध्यान रखना बच्चे, इनके लिए क्या होगा? इनके लिए चुनाव होगा। तो चुनाव कैसे होगा? चुनाव की मैंने पूरी प्रक्रिया बता दी। ये चुनाव ऐसे होगा, प्रांतीय असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो संविधान सभा के मेंबर्स के चुनाव करेंगे, और ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। मैं यहां पर भी लिख देता हूं बच्चे, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है बाबू, ये बात समझ में आ गई? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो अब आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता कि पूरा सिनेरियो क्या है। तो पूरा सिनेरियो कुछ इस तरह से है, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, और अगर नहीं आया ये फिर भी समझ में, तो आप समझना कि जैसे ही हमारा भारत है, ठीक है, जैसे ही हमारा भारत है, अब इस भारत में 2 तरह के प्रांत हैं। ठीक है, एक तो है भैया इसमें चीफ कमिश्नर वाले, जैसे दिल्ली। ठीक है, ये चीफ कमिश्नर वाला प्रांत है, समझना बाबू, चीफ कमिश्नर वाला।